क्या आप सोच सकते हैं, आज से करीब 1600 साल पहले भारत में एक ऐसा महाराजा हुआ जिसकी एक दहाड़ से पूरे उत्तर भारत के राजा कांप उठते थे। उसने 21 से ज्यादा साम्राज्यों को उखाड़ फेंका। लेकिन जानते हैं, जब उसने अपने सोने के सिक्के ढलवाए तो उस पर खुद को हाथ में तलवार लिए नहीं, बल्कि आराम से बैठकर वीणा बजाते हुए दिखाया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभांशु। सोचिए कितना अद्भुत दौर रहा होगा वो। आज हम उसी ऐतिहासिक दौर की बात करने वाले हैं, गुप्त काल। जी हाँ, गुप्त काल। वही दौर जिसे हम और आप बचपन से किताबों में भारत का स्वर्ण युग कहते आए। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी एक बात याद रखिएगा, यह सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, आपकी परीक्षा की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। आज के इस वीडियो में हम गुप्त वंश के राजाओं, उनके प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था और विज्ञान को एक कहानी की तरह सोचेंगे, ताकि आपको दोबारा कोई मोटी किताब पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर यह गुप्त साम्राज्य शुरू कहां से हुआ? जब उत्तर भारत में कुषाणों की ताकत कमजोर पड़ी, तब बिहार और यूपी की उपजाऊ जमीन पर गुप्तों का दबदबा बढ़ा। शुरुआत के ज्यादातर सिक्के और अभिलेख यूपी से मिले हैं, जिससे साफ पता चलता है कि इसका गढ़ यही इलाका था। इतिहासकार मानते हैं कि गुप्त मूल रूप से वैश्य वर्ण के थे और शुरुआत में कुषाणों के यहां सामंत यानी छोटे राजा के रूप में काम करते थे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, हमें यह सब बातें पता कहां से चली हैं जो आप ये पूरी कहानी बता रहे हैं। तो सुनिए, विशाख दत्त का नाटक देवी चंद्रगुप्तम, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम और शूद्रक का मत्स्यकटिकम, ये वो साहित्यिक आईने हैं जो उस दौर की तस्वीर साफ दिखाते हैं। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख, महरौली का लौह स्तंभ और चीनी यात्री फहियान का यात्रा वृत्तांत, ये सब इसके पक्के सबूत हैं। चलिए अब इस वंश के उस महान नेताओं से मिलते हैं जिन्होंने इतिहास बदल दिया। सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने 319 ईस्वी में राज्याभिषेक के समय एक नया कैलेंडर शुरू किया, गुप्त संवत। इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और महाराजा धिराज की उपाधि दी। गुप्त वंश में चांदी के सिक्के सबसे पहले इन्होंने ही चलवाए थे। इसके बाद गद्दी पर बैठे इस वंश के सबसे प्रतापी राजा समुद्रगुप्त। जी हाँ, समुद्रगुप्त। इन्हें इतिहासकार B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन तक कह दिया। इनके दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को घुटनों पर ला खड़ा किया। लेकिन जितने कड़े यह युद्ध में थे, उतने ही कोमल इनका संगीत प्रेम था, इसीलिए इन्हें कविराज भी कहा गया। अब यहां जरा ध्यान से सुनिए। बीपीएससी 63वीं में सवाल आया था कि किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा, यह उपाधि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों से जुड़ी है, लेकिन सिक्कों पर इसे सबसे पहले समुद्रगुप्त ने ही लिखवाया था। समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इन्होंने विदेशी शक शासकों को हराकर शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि ली और उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इन्हीं के दरबार में नवरत्न थे, कालिदास, बारामेर और धन्वंतरी जैसे दिग्गज। दिल्ली की महरौली लौह स्तंभ पर जिस चंद्र राजा का जिक्र है, ये वही विक्रमादित्य थे। इसके बाद आए कुमारगुप्त प्रथम। जी हाँ, कुमारगुप्त प्रथम। इन्होंने युद्ध से ज्यादा ज्ञान पर ध्यान दिया और दुनिया को दिया शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र, नालंदा विश्वविद्यालय। बीपीएससी 53वीं और 55वीं में यह सवाल बार बार पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सीधा जवाब इसका है कुमारगुप्त प्रथम, या फिर कुमारगुप्त प्रथम का दूसरा नाम कहीं कहीं महेंद्रादित्य भी मिलता है। फिर आए स्कंदगुप्त। इसके समय हुनों ने भारत पर हमला किया, लेकिन स्कंदगुप्त ने उन्हें ऐसा खदेड़ा कि वो वापस भाग खड़े हुए। इसका जिक्र भीतरी स्तंभ में के लेख में मिलता है। इन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रुकिए जरा, आगे बढ़ने से पहले 10 सेकंड में एक क्विक रिकैप करते हैं।
पहला, गुप्त। कौन थे गुप्त? कुषाणों के सामंत थे और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलवाया। दूसरा, समुद्रगुप्त ने उत्तर व दक्षिण भारत को जीता और कविराज कहलाए। तीसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकुन को हराकर नवरत्नों को आश्रय दिया। और कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई और स्कंदगुप्त ने हुणों को हराया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस समय का कि प्रशासन और समाज कैसा था। साम्राज्य को चलाने के लिए देश को 3 भागों में बांटा गया था। भुक्ति यानी कि प्रांत, विषय यानी कि जिला और ग्राम यानी कि गांव। 3 स्तर पर उसको बांटा गया था। बड़े अधिकारियों को कुमारामात्य कहते थे, सेनापति को महाबलाधिकृत, विदेश मंत्री को संघ विग्रहिक और पुलिस अफसर को दंडपाशिक कहा जाता था। न्याय व्यवस्था में पहली बार दीवानी और फौजदारी यानी कि सिविल और क्रिमिनल कानूनों को साफ साफ अलग किया गया। समाज में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो चुकी थी, यानी कि जन्म पर आधारित, कर्म पर नहीं, जन्म पर आधारित हो चुकी थी। फाहियान के मुताबिक चांडालों के साथ बहुत भेदभाव होता था। हालांकि शूद्रों को रामायण महाभारत सुनने और खेती करने की छूट मिल गई थी। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। कालिदास के मेघदूत में देवदासी प्रथा का जिक्र मिलता है। और सबसे जरूरी फैक्ट, 510 ईस्वी के एरन अभिलेख में हमें सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण भी मिलता है। यह बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट और पसंदीदा सवाल है। अब आते हैं उस बात पर कि गुप्त राजाओं के पास इतना पैसा कहां से आया, यानी कि उस समय की अर्थव्यवस्था और टैक्सेशन सिस्टम को समझते हैं। कमाई का मुख्य जरिया खेती ही था। अमरकोश में 12 तरह की जमीन का जिक्र है, जैसे क्षेत्र मतलब खेती का योग्य भूमि, वास्तु मतलब रहने योग्य भूमि, खिल मतलब बंजर और अग्रहार यानी कि ब्राह्मणों को दान दी गई टैक्स फ्री जमीन। 12 मैंने नहीं डिस्कस किया है, इसमें 4 डिस्कस किया है क्योंकि 4 परीक्षा के हिसाब से ज्यादा जरूरी है। राजा पैदावार का जो खेती है उसमें टैक्स जो होता है 1/6 राजा उसको ले लेता था और उस 1/6 को कहते थे भाग। व्यापार में कपड़ा उद्योग सबसे आगे था। गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें दीनार कहा गया। आम जनता दैनिक खरीद बिक्री के लिए कौड़ियों का इस्तेमाल करती थी और गुप्त सिक्कों का सबसे बड़ा खजाना राजस्थान के बयाना यानी कि आज के भरतपुर में मिलता है। विदेश व्यापार के लिए बंगाल का ताम्रलिप्ति और गुजरात का भड़ौज बंदरगाह मुख्य केंद्र था। अंत में बात करते हैं धर्म, कला और विज्ञान की। गुप्त राजा वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उनका निशान गरुड़ था। यूपी के ललितपुर का देवगढ़ दशावतार मंदिर इसी काल का है। कभी मन हो तो जाइएगा, देखिएगा। विज्ञान में तो यह काल बेमिसाल था विज्ञान के लिए। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। इन्होंने शून्य और साइन का सिद्धांत दिया। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नियम दिए। बारामिहिर ने पंच सिद्धांतिका और बाघभट्ट ने अष्टांग हृदय लिखा। लेकिन अफसोस, हुणों के लगातार हमलों और सामंतों के विद्रोह से यह साम्राज्य कमजोर होता गया और अंतिम शासक विष्णुगुप्त के साथ गुप्त वंश समाप्त हो गया। आइए अब कुछ प्रश्नों से इस पूरे को रिकैप कर लेते हैं और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आए हुए प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू उसको हम एक बार देख लेते हैं। किस गुप्त सम्राट ने हुणों को पराजित किया था? ये बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है 48 से 52 में। इसका उत्तर होगा स्कंदगुप्त। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? ये आया हुआ है 60 से 60 यानी 60 से 62 में जो बीपीएससी हुआ था उसमें। तो उपज 1/6, अभी हमने उसको डिस्कस किया है। फिर आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है और संस्थापक कौन थे? अभी वो बिहार में पड़ता है और इसके संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे। कुमारगुप्त प्रथम। तो दोस्तों यह था गुप्त साम्राज्य का पूरा निचोड़। अगर आप इस पॉइंट्स को याद रखते हैं तो बीपीएससी में आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।